नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और ये बिट्टू झा का बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर है, सूक्ष्म जीव। इसका 2 या 3 पार्ट आएगा, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। और अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आया, जो भी वन डे एग्जाम है इससे बाहर नहीं आता है, ये बिट्टू सर का दावा रहता है और देखा भी गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और याद करते हैं। कहता है कि ऐसा जीव जिन्हें सामान्यतः खुले आंखों से नहीं देखा जा सकता है, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, उसको सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो ये तो आसान क्वेश्चन था। तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे। जो आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा उसको हम याद करवाएंगे, जो आसान है उसको छोड़ेंगे। अगला है कि मनुष्य की आंखों की रिजॉल्विंग पावर कितनी होती है। तो इसको 100 म्यू या 0.1 mm। मनुष्य की आंखों की जो रिजॉल्विंग पावर होता है वो 100 म्यू या 0.1 mm होता है। तीसरा है कि सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। जेनसन तथा जेनसन ने। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था जेनसन तथा जेनसन ने। ठीक है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बोल रहा है तो इसका ल्यूवेन हॉक ने किया था। और ये जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होते हैं इसमें 2 गो उत्तल लेंस लगा होता है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था ल्यूवेन हॉक ने। ठीक है। पांचवा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था। नॉल और रस्का ने। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो इसका आविष्कार नॉल तथा रस्का ने किया था। वायराइड्स का खोज किसने किया था। वायराइड्स कहता है कि वायराइड्स का खोज किया था थियोडोर डायनर ने। तो वायराइड्स का खोज किया था थियोडोर डायनर ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन वायराइड्स के विषय में सही नहीं है, माने वायराइड्स के विषय में गलत है। तो देखिए, यह सिंगल स्ट्रेट आरएनए में मॉलिक्यूल है, ये सही है। ये सिंगल स्ट्रैंडर आरएनए में के मॉलिक्यूल है, ये बात सही है वायराइड्स के बारे में। फिर यह केवल पौधा में पाया जाता है तथा कई प्रकार की बीमारी पैदा करता है, ये बात भी सही है वायराइड्स के बारे में कि वायराइड्स पौधा में पाया जाता है और वायराइड्स जो है कई प्रकार की बीमारी को भी पैदा करता है। लेकिन वायराइड्स का अणु एक पौधे से दूसरे पौधे में स्थानांतरित नहीं हो सकते हैं, ये बात गलत है। वायराइड्स के अणु एक पौधे से दूसरे पौधों में स्थानांतरित हो सकता है। ठीक है, तो यही बात था। और उसमें एक चीज और देख लेते हैं वायराइड्स के बारे में जो सही विषय था। आप तो देख लिए कि यहाँ पे क्या देखे कि वायराइड्स के जो अणु है दोस्तों, वायराइड्स के अणु, यहाँ कह रहा है कि वायराइड्स के अणु एक पौधा से दूसरा पौधा में नहीं जा सकता है, यही गलत है, जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकता है। चलिए, और वायराइड्स परपोषी के एंजाइम के मदद गुणन करते हैं, माने वायराइड्स परपोषी के एंजाइम के मदद से गुणन करता है। वायराइड्स जो है ना, वह परपोषी के एंजाइम की मदद से गुणन करता है, ये बात याद रखिएगा। 8वां नंबर है, प्रियोन क्या है। प्रियोन, तो प्रियोन असमान प्रोटीन अणु जो मस्तिष्क की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं। प्रियोन क्या है, असमान प्रोटीन अणु है जो मस्तिष्क की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। तो प्रियोन क्या है, असमान प्रोटीन अणु है जो मस्तिष्क के कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। अगला है कि बकरी तथा भेड़ में तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग स्कर्पी किसके कारण होता है। तो प्रियोन के कारण। बकरी तथा भेड़ में तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले रोग स्कर्पी किसके कारण होता है। प्रियोन के कारण। बकरी तथा भेड़ में तंत्रिका तंत्र, बकरी तथा भेड़ में तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग स्कर्पी, स्कर्पी रोग मतलब किसके कारण होता है, तो प्रियोन के कारण होता है, प्रियोन। ठीक है। अच्छा, मनुष्य में क्रोयूट क्रोयूट सल्फेट, ठीक है, मनुष्य में क्रोयूट सल्फेट याकूब बीमारी किसके कारण होता है, तो प्रियोन के कारण। कहता है कि मनुष्य में क्रोयूट सल्फेट याकूब, क्रोयूट सल्फेट याकूब, मनुष्य में क्रोयूट सल्फेट याकूब बीमारी होता है प्रियोन के कारण, इसको याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, पीआरपीसी प्रियोन रोग उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, बात सही है, पीआरपीसी प्रियोन रोग उत्पन्न नहीं करता है। अच्छा, पीआरपीएससी प्रियोन रोग उत्पन्न करने के योग हो जाते हैं बीटा सी के कारण, और इसमें है एक नंबर में अल्फा हेलिक्स के कारण। दोनों का दोनों सही है। तो पी कहता है दोस्तों कि पीआरपीसी प्रियोन रोग उत्पन्न नहीं करते हैं, सही है। और पीआरपीएससी प्रियोन रोग उत्पन्न करने के योग हो जाते हैं,
ये बात भी सही है, दोनों का दोनों सही है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। असमान प्रोटीन अणु प्रियोन कितने अमीनो अम्ल के बने हो? असमान प्रोटीन अणु जो होते हैं, असमान प्रोटीन अणु प्रियोन, असमान प्रोटीन अणु प्रियोन कितने अमीनो अम्ल के बने होते हैं? 224 अमीनो, 254 अमीनो अम्ल। कहता है दोस्तों कि जो असमान प्रोटीन अणु प्रियोन है ना, वो कितने अमीनो अम्ल का बना होता है? 254। गाय बैल में होने वाला भेड़ काऊ बीमारी या बीएसी का कारण क्या है? मतलब आप सीधा तौर पर जाने की जानवरों में होने वाला जो भेड़ काऊ बीमारी या बीएसी, भेड़ काऊ बीमारी या बीएसी किसके कारण होता है? तो वो भी हो जाएगा प्रियोन के कारण। ठीक है। सूक्ष्म जीवों की खोज सबसे पहले किसने किया था? जो सूक्ष्म जीव है उसकी खोज किया था ल्यूवेन हॉक ने। सूक्ष्म जीवों की खोज किया था ल्यूवेन हॉक ने। माइक्रोबायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? ल्यूवेन हॉक को। माइक्रोबायोलॉजी के जनक ल्यूवेन हॉक को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूक्ष्म जीव की श्रेणी सभी एक कोशिकीय सजीव, कहता है कि सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में, सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में सभी एक कोशिका सजीव को रखा गया है। बात सही है। जितना भी सूक्ष्म जीव की श्रेणी है ना, उसमें सारे के सारे एक कोशिकीय जीव शामिल है। दूसरा कहता है कि बहुकोशिकीय सजीव जैसे कवक एवं कुछ शैवाल भी सूक्ष्म जीव की श्रेणी में आते हैं। बिल्कुल सही, ये बात भी सही है कि कुछ ऐसा बहुकोशिकीय जीव है जिसको सूक्ष्म जीव के शरीर में रखा गया है, सूक्ष्म जीव के श्रेणी में रखा गया है। ठीक है। अब कहता है कि सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, सभी प्रकार के जलवायु और परिस्थितियों में पाए जाते हैं। तो तीनों का तीनों कथन यहाँ दोस्तों सही है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा गलत है? मतलब तो देखिए, सभी वायरस परजीवी होते हैं, ये बात सही है। सारा का सारा वायरस परजीवी होता है, ये बात सही है। वायरस भोजन पदार्थ के लिए परपोषी पर निर्भर होते हैं। वायरस जो है वो भोज पदार्थ के लिए परपोषी पर निर्भर होता है, ये बात भी सही है कि वायरस जो भी है वो अपना भोजन के लिए परपोषी पर ही निर्भर होता है। कौन? वायरस। अच्छा, वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने होते हैं, ये बात भी सही है। जो वायरस, सबसे पहले देखिए, सभी वायरस परजीवी होता है। वायरस भोज पदार्थ के लिए परपोषी पर निर्भर रहता है, ये बात भी सही है। और वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है। वायरस किससे मिलता है, बनता है? तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है। लेकिन यहाँ पे गलत क्या है कि वायरस वायरस में श्वसन की क्रिया होती है, गलत है। वायरस में श्वसन की क्रिया नहीं होती है। वायरस जो भी है उसमें श्वसन नहीं होता है, इसको याद रखिएगा। अगला है होस्ट कोशिका के बाहर। एक सेकेंड दोस्तों, होस्ट कोशिका कहते हैं, अभी ऊपर हम देखे थे, एक मिनट रुकिएगा। होस्ट कोशिका जो है दोस्तों, एक मिनट, थोड़ा एक मिनट समय दीजिए। होस्ट कोशिका, हाँ, एक सेकेंड। वायराइड्स, दोस्तों होस्ट जो हो गया ना, वो वायराइड्स परपोसी, ठीक है, वायराइड्स परपोसी हो गया। नहीं नहीं, आपका परपोस, होस्ट मतलब परपोषी होता है, ठीक है। होस्ट मतलब हो गया आपका परपोषी। तो वही यहाँ पे कह रहा है, देखिए यही पे क्वेश्चन, परपोषी तो हम लोग जानते हैं, लेकिन होस्ट अगर नहीं याद रहेगा तो गड़बड़। कहता है कि होस्ट कोशिका माने परपोषी। होस्ट कोशिका के बाहर वायरस जब कण के रूप में रहता है तो उसे क्या कहते हैं? मतलब कहता है कि होस्ट कोशिका के बाहर वायरस जब जब कण के रूप में रहेगा, होस्ट कोशिका के बाहर वायरस जब कण के रूप में रहता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको विरियन कहते हैं। होस्ट मतलब परपोषी होता है, तो होस्ट कोशिका के बाहर वायरस जब कण के रूप में रहता है तो उसको उसको ना विरियन कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, पौधा में विषाणु द्वारा उत्पन्न बीमारी का अध्ययन सबसे पहले किस पौधों में किया गया था? तो तंबाकू हो जाएगा। कहता है कि पौधा में विषाणु द्वारा उत्पन्न बीमारी का अध्ययन सबसे पहले किस पौधा में किया गया था? तंबाकू में। अच्छा, तंबाकू में मोजैक बीमारी वायरस द्वारा होता है। तंबाकू में जो मोजैक बीमारी होता है ना, वो वायरस के द्वारा होता है। इसका पता सबसे पहले लगाया था इवानोवस्की ने। तंबाकू में मोजैक बीमारी वायरस के द्वारा होता है और इसका पता लगाया था इवानोवस्की ने, ठीक है।
अगला कहता है कि सबसे पहले रोगी पौधे से वायरस को रवेदार रूप में प्राप्त करने वाला वैज्ञानिक था स्टेनले। कहता है कि सबसे पहले रोगी पौधा से वायरस को रवेदार रूप में प्राप्त करने वाला वैज्ञानिक स्टेनले था। ठीक है, अब 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है दोस्तों कि वायरस क्या है। वायरस, तो वायरस न तो प्रोकैरियोट है और ना ही यूकैरियोट है। वायरस ना तो प्रोकैरियोट है और ना ही यूकैरियोट है। ठीक है, आगे चलेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वायरस में श्वसन नहीं होता है, बिल्कुल सही है, वायरस में श्वसन नहीं होता है। वायरस केवल जीवित कोशिकाओं में ही जनन कर सकता है। वायरस केवल जीवित कोशिकाओं में ही जनन कर सकता है, ये बात भी सही है। वो मृत कोशिका में जनन नहीं करेगा, तो दोनों का दोनों सही है। टोबैको मोजैक वायरस में न्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए। टोबैको मोजैक वायरस में न्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए। ठीक है, तो टोबैको मोजैक वायरस में न्यूक्लिक एसिड आरएनए होता है। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी वायरस द्वारा नहीं होता है। दोस्तों डिप्थीरिया जो है ना, वो बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, डिप्थीरिया बैक्टीरिया के कारण होता है, लेकिन चेचक वायरस से होता है। चेचक वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है और हर्पिस वायरस से होता है। चेचक वायरस से होगा, इन्फ्लुएंजा वायरस से होगा और हर्पिस भी वायरस से होगा, लेकिन डिप्थीरिया दोस्तों बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, निम्नलिखित में विषाणु की खोज किसने किया था। इवानोवस्की ने। विषाणु की खोज इवानोवस्की ने। विषाणु को खोज किया था इवानोवस्की। अच्छा, विषाणु माने जाते हैं सजीव और निर्जीव के बीच, एक सेकेंड, कहता है कि विषाणु माने जाते हैं सजीव और निर्जीव के बीच ट्रांजिशनल ग्रुप। विषाणु माने जाते हैं सजीव और निर्जीव के बीच का ट्रांजिशनल ग्रुप। ठीक है। अच्छा, HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस द्वारा होने वाला रोग हो जाएगा। HIV द्वारा एड्स हो जाएगा। एड्स का कारण T4 लिम्फोसाइट की कमी। एड्स का कारण है T4 लिम्फोसाइट की कमी। एड्स का कारण T4 लिम्फोसाइट्स की कमी। एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क से। एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुआ था। 1981 में, अमेरिका में। ठीक है, एड्स देने वाले वायरस की पहचान हुआ था 1981 में अमेरिका में, लेकिन भारत में आया 1986 में, चेन्नई में सबसे पहले भारत में देखा गया। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सरकार द्वारा कुछ कदम चलाए गए थे एड्स को लेकर। कहता है कि एड्स नियंत्रण के लिए सरकार ने 4 चरण चलाया। एड्स नियंत्रण के लिए सरकार ने 4 गो चरण चलाया था। पहला चरण चला था 1992 से 99, दूसरा चरण 1999 से 2006। पहला चरण 1992 से 99, दूसरा चरण 1999 से 2006 दोस्तों, और तीसरा चरण यहाँ चला था, ध्यान देंगे, तीसरा चरण यहाँ पे चला था दोस्तों, तीसरा चरण चला था 2007 से 12 और चौथा चरण 12 से 17। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो हम थे कहाँ, 31 नंबर पर, अब आ जाते हैं 32 नंबर पर। ध्यान देंगे, कहते हैं कि एलिसा जांच होता है एड्स की बीमारी के लिए। अच्छा, हार्ट, HAART माने हाई एक्टिव एंटीरे, क्या कर रहा है, एंटी एंटीरेट्रोवायरल, एंटीरेट्रोवायरल मतलब हाईली एक्टिव एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी हार्ट को बोलते हैं। कार्ट हो गया कॉम्बिनेशन एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी, तथा आर्ट हो गया एंटीरेट्रोविरल एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी का संबंध दोस्तों एड्स से ही है। मतलब हार्ट कार्ट आर्ट, हार्ट कार्ट आर्ट तीनों का संबंध दोस्तों एड्स से ही है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना हुआ था 1992 में। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन का स्थापना दोस्तों 1992 में किया गया था, इसको याद रखिएगा। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था 1992 में। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था 1992 में। निम्नलिखित में कौन वायरस से फैलने वाली बीमारी है जिनकी वाहक मादा एडिज इजिप्ट मच्छर है। निम्नलिखित में कौन वायरस से फैलने वाली बीमारी है। मतलब यहाँ पे दोस्तों कहता है कि वायरस से तो फैलता है, लेकिन जिसका वाहक एडिज इजिप्ट मच्छर है। तो डेंगू भी वायरस से, डेंगू का भी वाहक एडिज इजिप्ट मच्छर है। पीत ज्वर और चिकनगुनिया, डेंगू, पीत ज्वर और चिकनगुनिया तीनों का जो वाहक है एडिज इजिप्ट मच्छर है। डेंगू, चिकनगुनिया और पीत ज्वर तीनों का दोस्तों वाहक है, तीनों तो वायरस से ही होता है, डेंगू, चिकनगुनिया, पीत ज्वर, लेकिन तीनों का तीनों दोस्तों इसका वाहक है एडीज इजिप्ट मच्छर। ठीक है। अच्छा, जापानी इंसेफ्लाइटिस एक प्रकार का क्या है,
विषाणु जनित रोग है। जापानी इंसेफ्लाइटिस, जब जापानी इंसेफ्लाइटिस जो दोस्तों विषाणु से होने वाला रोग है। जापानी इंसेफ्लाइटिस विषाणु से होने वाला रोग है। अच्छा, जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए, यह विषाणु से होता है। जापानी इंसेफ्लाइटिस ना विषाणु से होता है, सही है। यह रोग क्यूलेक्स जाति मच्छर द्वारा होता है, मतलब इसका वाहक क्यूलेक्स होता है। तो जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग के संबंध में सही पूछ रहा है। यह विषाणु द्वारा होता है। यह रोग क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर द्वारा होता है। यह रोग सुअरों के माध्यम से भी फैलता है। सुअर के माध्यम से भी जापानी इंसेफ्लाइटिस फैलता है। निम्नलिखित में किस में कोई एंजाइम नहीं होता है? विषाणु में। विषाणु में कोई एंजाइम नहीं होता है। विषाणु में कोई एंजाइम नहीं होता है। अच्छा, 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विषाणु वृद्धि कर सकता है केवल जीवित कोशिका में। विषाणु जनन भी करेगा केवल जीवित कोशिका में, वृद्धि भी करेगा केवल जीवित कोशिका में, क्योंकि विषाणु परपोषी होता है। ठीक है। अब है विषाणु निर्जीव माने जाते हैं। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि विषाणु इसलिए निर्जीव माने जाते हैं, ये क्रिस्टलीय हो सकते हैं, ये क्रिस्टलाइज्ड हो सकते हैं, इसमें श्वसन नहीं होता है, कोशिका के बाहर इसमें उपापचय की क्रिया नहीं होती है। ये सारे के सारे कारण है जीवाणु को विषाणु को निर्जीव मानने के लिए। एक बार फिर से देखिएगा, विषाणु निर्जीव माने जाते हैं, ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, इसमें श्वसन नहीं होता है, कोशिका के बाहर इसमें उपापचय क्रिया नहीं होता है। ये सारे के सारा कारण है इसमें, इसको याद रखेंगे। आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन है कि विषाणु सजीव माने जाते हैं, क्यों? विषाणु इसलिए सजीव माने जाते हैं क्योंकि इसका आकार और संरचना अलग अलग होता है। यह जनन कर सकता है, इसमें उत्परिवर्तन दोस्तों जनन कर सकता है, लेकिन कहाँ? यह जो सजीव कोशिका होगा ना, जीवित कोशिका, उसी में जनन करेगा, निर्जीव कोशिका में जनन नहीं करेगा। तो इसका आकार और संरचना अलग अलग होता है, यह जनन कर सकता है, इसमें परिवर्तन की क्षमता होती है, लेकिन सारा का सारा जो एक्टिविटी करेगा विषाणु, वो जीवित कोशिका में ही करेगा। इसको ध्यान रखिएगा। अगला है टीएमबी शब्द संबंधित है। टीएमबी संबंधित है विषाणु से। टीएमबी शब्द संबंधित है विषाणु से। टीएमबी शब्द संबंधित है विषाणु से। अच्छा, सार्स क्या है? सेवरे एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सार्स, सेवरे एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सार्स दोस्तों विषाणु जनित रोग है। सार्स एक बीमारी है जो विषाणु से होता है। सार्स एक बीमारी है जो विषाणु से होता है। आलू में मोजाइक रोग किसके कारण होता है? विषाणु। आलू में मोजाइक रोग होता है विषाणु के कारण। आलू में मोजाइक रोग होगा विषाणु के कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रोग का कारण वायरस है? आलू का लीफ रोग वायरस से होगा, भिंडी का पीत सीरा मोजाइक वायरस से होगा, टमाटर का लीफ कर्ल भी वायरस से होगा। तो आलू का लीफ रोल वायरस से, आलू का लीफ रोल वायरस से, भिंडी का पीत सीरा वायरस से, भिंडी का पीत सीरा वायरस से, टमाटर का लीफ कर्ल ये भी दोस्तों वायरस से ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, विषाणु क्या है? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन है। विषाणु क्या है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, क्योंकि विषाणु दोस्तों न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से ही बना होता है। तो विषाणु क्या है? न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन, इसी से बनता है। न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन से ही विषाणु बनता है। अच्छा, वायरस की संरचना में प्रोटीन का खोल जो न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर रहता है उसको क्या कहते हैं? वायरस की संरचना में प्रोटीन का खोल, वायरस की संरचना में प्रोटीन का खोल जो न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर रहता है उसको हम दोस्तों कैस्पिड कहते हैं। वायरस की संरचना में प्रोटीन के खोल जो न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर रहता है उसको दोस्तों हम कैप्सिड कहते हैं। ठीक है। 49 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि जंतु में होने वाले फुट एंड माउथ रोग विषाणु से होता है। जंतु में होने वाला फुट एंड माउथ रोग विषाणु से होता है। जंतु में होने वाला फुट एंड माउथ रोग विषाणु से होता है। मुर्गियों को होने वाला भयंकर संक्रामक रोग रानीखेत, मुर्गी में रानीखेत होता है, वो किसके कारण होता है? विषाणु से। मुर्गियों का जो रानीखेत हो जाता है वो विषाणु के कारण ही होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि मुर्गियों में होने वाला हैजा का कारण विषाणु है। मुर्गी में अगर हैजा होगा तो वो विषाणु के कारण ही होगा। मुर्गी में हैजा होगा तो वो विषाणु के कारण ही होता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन था दोस्तों 51 नंबर। आगे देखते हैं। एक चीज और दोस्तों बहुत ही कंफ्यूज करता है हम लोगों को, छोटी माता चिकन पॉक्स से होता है और चेचक स्मॉल पॉक्स से होता है। छोटी माता चिकन पॉक्स है, छोटी माता चिकन पॉक्स से होता है, छोटी माता चिकन पॉक्स से होता है, और चेचक स्मॉल पॉक्स से होता है। चेचक स्मॉल पॉक्स से होता है। तो छोटी माता चिकन पॉक्स, देखिए देखिए जिसमें छोटी लगा है ना उसमें स्मॉल नहीं होगा, बात ही समझ लीजिए, इतना कंफ्यूजिंग है।
छोटी माता चिकन पॉक्स के कारण और चेचक स्मॉल पॉक्स के कारण होने वाला रोग है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित बीमारी है? दोस्तों वायरस से होता है खसरा, छोटी माता, चेचक। वायरस से होता है वायरस से दोस्तों होता है खसरा, छोटी माता और चेचक। तो खसरा, चेचक और छोटी माता वायरस से होता है। तो खसरा, छोटी माता, चेचक ये सारे के सारे विषाणु से होता है। ठीक है। कहता है दोस्तों कि कुत्ता के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वह हाइड्रोफोबिया कहलाता है, रेबीज। कुत्ता के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वह हाइड्रोफोबिया रेबीज कहलाता है। चेचक के टीके का विकास किसके लिए था? किसने किया था, सॉरी। चेचक के टीके का विकास किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके का विकास किया था एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके का विकास दोस्तों एडवर्ड जेनर ने किया था। विषाणु क्या है? अकोशिकीय है। विषाणु क्या है? अकोशिकीय है। विषाणु अकोशिकीय है। अगला देखेंगे। किस रोग को भारत में पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है? चेचक को। किस रोग को दोस्तों? पोलियो को 2014 में उन्मूलन कर दिया गया था। किस रोग को भारत में पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है? तो चेचक को। किस रोग को भारत में पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है? चेचक को। रेबीज क्या है? विषाणु जनित रोग है। रेबीज क्या है? विषाणु जनित रोग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस रोग में गर्दन के पेशियों पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है जिससे रोगी पानी पीने में असमर्थ हो जाता है, पानी देखकर डरने लगता है? तो रेबीज। रेबीज हो जाएगा ना, कुत्ता उत्ता काट लेगा दोस्तों, तो आपको क्या होगा ना कि गर्दन की पेशी पर नियंत्रण समाप्त हो जाएगा, रोगी पानी से डरने लगता है और पानी देखकर इधर उधर भागने लगेगा, पानी पी भी नहीं सकता है। अच्छा, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है तो विषाणु से। ठीक है। हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु से। कहता है कि एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को निम्नलिखित में निरूपित किया गया है H5N1। एवियन इन्फ्लुएंजा मतलब बर्ड फ्लू दोस्तों। बर्ड फ्लू है H5N1। बर्ड फ्लू है H5N1। बर्ड फ्लू है H5N1। बर्ड फ्लू H5N1। अच्छा, स्वाइन फ्लू है H1N1। ठीक है। तो स्वाइन फ्लू है H1N1। बर्ड फ्लू है H5N1। बर्ड फ्लू है H5N1। बर्ड फ्लू है H5N1। लेकिन दोस्तों स्वाइन फ्लू है H1N1। तो बर्ड फ्लू हो जाएगा H5N1, लेकिन स्वाइन फ्लू H1N1। ठीक है। अच्छा, ओसेल्टा मीविर नामक औषधि उपयोगी है स्वाइन फ्लू के उपचार में। दोस्तों स्वाइन फ्लू के उपचार में हम ओसेल्टा मीविर नामक दवाई का प्रयोग करते हैं। तो स्वाइन फ्लू के उपचार में ओसेल्टा मीविर नामक दवाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है। चलिए 62 हो गया। अब आते हैं 63 नंबर। कहता है कि एड्स विषाणु के लिए सबसे आजमाई गई दवा कौन है? एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा है जूडोवुडीन। ठीक है, जीडोवुडीन है। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा है दोस्तों जीडोवुडीन। ठीक है। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? विषाणु के द्वारा। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? विषाणु के द्वारा। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी बीमारी होती है? विषाणु द्वारा। किस सूक्ष्म जीव द्वारा हेपेटाइटिस बी बीमारी होती है? विषाणु द्वारा। किस सूक्ष्म, ठीक है। अच्छा, हेपेटाइटिस बी होता है विषाणु के द्वारा, जान गए। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों पर विचार करें। रेबीज, खसरा, फ्लू, ट्रेकोमा, इसमें विषाणु जनित रोग है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें विषाणु जनित रोग हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि विषाणु से होने वाला रोग कौन कौन है? रेबीज विषाणु से होगा, फ्लू विषाणु से होगा और खसरा विषाणु से होगा। रेबीज विषाणु से, फ्लू विषाणु से, खसरा विषाणु से, लेकिन ट्रेकोमा दोस्तों जीवाणु से होता है, यही नहीं होगा। ट्रेकोमा जीवाणु से, लेकिन रेबीज विषाणु से, खसरा विषाणु से, फ्लू विषाणु से, लेकिन ट्रेकोमा जीवाणु से होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 66 नंबर। कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले लोग सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग संक्रामक होते हैं, ये बात सही है। अनुवांशिक रोग संक्रामक नहीं होते हैं, ये बात भी सही है दोस्तों।
तो सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाला रोग जो होता है ना वो संक्रामक होता है, और अनुवांशिक रोग संक्रामक नहीं होता है। दोनों का दोनों बात सही है। मंकी फीवर रोग होता है वायरस में। मंकी फीवर रोग दोस्तों वायरस में होता है, मंकी फीवर रोग वायरस में होता है। अच्छा, निम्न में किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारी है? मस, रैबिज, हर्पीज। मतलब मस, रैबिज, हर्पीज ये सब में विषाणु से होता है। मस, रेबीज और हर्पीज दोस्तों विषाणु द्वारा होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो मस, रेबीज और हर्पीज विषाणु के द्वारा होता है। 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। कहता है कि लैंगिक संभोग से, रक्तचाप से, माने यहाँ पे दोस्तों क्या कह रहा है कि एड्स का संचरण होता है। एड्स का संचरण होता है किससे? लैंगिक संभोग से होता है, रक्तचाप से होता है, अपरा के संपर्क से होता है, मैंने प्लेसेंटा। लेकिन मच्छरों के अचूक कीटों से नहीं होगा, ये गलत है। मच्छर से नहीं दोस्तों। प्लेसेंटा मतलब समझे, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है। तो अगर माँ को अगर एड्स है तो बच्चा को भी होने की संभावना रहती है। तो अपरा से भी, तो हमने क्या देखा, लैंगिक संभोग से, रक्तदान से, रक्त देने से, लार से भी फैलता है और अपरा से भी फैलता है, ठीक है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पोलियो का कारण है विषाणु, पोलियो का कारण है विषाणु, पोलियो का कारण है विषाणु, ठीक है। साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? साल्क टीका किससे संबंधित है? साल्क टीका किस व्याधि से संबंधित है? दोस्तों 71 नंबर का है साल्क टीका। साल्क टीका दोस्तों पोलियो से संबंधित है। तो साल्क टीका पोलियो से, ऊपर कुछ बात लिखा है उसको थोड़ा पढ़िए। देखिए, पोलियो ड्रॉप की खोज अल्बर्ट सेबी ने किया था। पोलियो ड्रॉप की खोज अल्बर्ट सेबी ने किया था, लेकिन इससे पहले पोलियो का दवा आता था, उसका खोज कोई और किया था। आप इसको गूगल करके कमेंट करें। पोलियो ड्रॉप की खोज अल्बर्ट सेबी ने किया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 72 तो हो ही गया, अब 72 देखेंगे। कहता है दोस्तों निम्नलिखित में किस रोगाणु पर एंटीबायोटिक औषधि का कोई असर नहीं होता है? विषाणु पर, विषाणु पर एंटीबायोटिक का असर नहीं होता है, विषाणु पर एंटीबायोटिक का असर नहीं होगा। त्वचा एवं आंख के सफेद भाग का पीला होना किस रोग का लक्षण है? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस को जॉन्डिस कहते हैं। तो त्वचा एवं आंख के सफेद भाग का पीला होना हेपेटाइटिस हो जाएगा। अगला कहता है निम्नलिखित में कौन वैसे श्रेणी का रोग है जिनके उपचार के लिए दिए गए औषधि से केवल रोग के लक्षण ही ठीक हो पाते हैं, मूल रोग नहीं? दोस्तों इन्फ्लुएंजा, ठीक है। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा एक ऐसा बीमारी है जो वैसे श्रेणी का रोग है इन्फ्लुएंजा, जिसके उपचार के लिए औषधि से केवल रोग के लक्षण ठीक हो जाएगा, लेकिन मूल रोग ठीक नहीं होगा। इन्फ्लुएंजा। फाइलेरिया होता है दोस्तों, क्या लिखा है हम, हर्पी। अच्छा, मलेरिया ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु से होता है, ठीक है। मलेरिया विषाणु से होता है, ठीक है ना। इन्फ्लुएंजा भी विषाणु से होता है, और फाइलेरिया कृमि से होता है, ठीक है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? तो टीका का। एडवर्ड जेनर ने किसका खोज किया था? टीका का। एडवर्ड जेनर ने दोस्तों टीका का खोज किया था, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एडवर्ड जेनर ने किसका खोज किया था? टीका का खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। टीका क्या है? तो एंटीजन है। टीका क्या है? एंटीजन है। टीका क्या है? एंटीजन है। कहता है संक्रमित रक्त, शुक्राणु तथा माँ के दूध से किसी रोग के संक्रमण की संभावना होती है? एड्स से, ठीक है। संक्रमित रक्त, शुक्राणु तथा माँ के दूध से किस रोग के संक्रमण की संभावना होती है? वह हो जाएगा मलेरिया, पोलियो, रेबीज, डायरिया, ये सब नहीं होगा, हो जाएगा क्या? एड्स हो जाएगा, ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहते हैं कि फिजियोथेरापी द्वारा किस रोग की तीव्रता को कुछ कम किया जा सकता है? पोलियो को। फिजियोथेरेपी के द्वारा किस रोग की तीव्रता को कुछ कम किया जा सकता है? वो पोलियो है। पोलियो को दोस्तों फिजियोथेरापी द्वारा कुछ कम किया जा सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला है 79 नंबर क्वेश्चन। कौन सा कथन सही नहीं है, माने कौन सा कथन गलत है? देखिए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी विषाणु, हेपेटाइटिस बी विषाणु काफी कुछ एचआईवी की तरह संचरित होता है, ये बात सही है।
हेपेटाइटिस बी विषाणु काफी कुछ एचआईवी की तरह ही संचारित होता है, ये बात सही है। कहता है कि हेपेटाइटिस सी का टीका होता है जबकि हेपेटाइटिस बी का कोई टीका नहीं होता है, बिल्कुल गलत है। हेपेटाइटिस बी का टीका होता है, सी का नहीं होता है। अच्छा, सी कहता है कि सार्वभौम रूप से हेपेटाइटिस बी और सी विषाणु से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या एचआईवी से संक्रमित लोगों की संख्या से कई गुना अधिक है, बात सही है। माने एक आंकड़ा के अनुसार देखा गया है कि एचआईवी के संक्रमित लोग कम हैं लेकिन बी और सी का ज्यादा है, ठीक है। और हेपेटाइटिस बी और सी विषाणु द्वारा होता है, ये बात सही है। ओहो, ये इसको देखिए क्या कह रहा है कि हेपेटाइटिस बी और सी विषाणु से संक्रमित लोग कुछ व्यक्ति में अनेक वर्षों तक लक्षण दिखाई नहीं देता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन था 79। अब आते हैं 80 नंबर। कहता है कि निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छर द्वारा संचारित नहीं होता है। निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छर द्वारा संचारित नहीं होता है। तो जापानी इंसेफ्लाइटिस, ये क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा होता है। पीत ज्वर टाइगर मच्छर से होता है। माने टाइगर मच्छर मतलब एडिज इजिप्ट मच्छर, ठीक है। टाइगर मच्छर का मतलब हुआ दोस्तों एडिज इजिप्ट मच्छर, ठीक है। टाइगर मच्छर का मतलब यही हुआ। तो पीत ज्वर जो है ना एडिज इजिप्ट मच्छर से होगा। डेंगू भी एडिज इजिप्ट मच्छर से होगा। चिकनगुनिया भी एडिज इजिप्ट मच्छर से होगा। लेकिन जापानी इंसेफ्लाइटिस क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। अच्छा, चेचक जिसको स्मॉल पॉक्स कहते हैं, चेचक मतलब स्मॉल पॉक्स, इसको ये होता है वेरियोला वायरस से। चेचक स्मॉल पॉक्स ये होता है वेरियोला वायरस से, ठीक है। आगे चलेंगे 82 नंबर। कहते हैं निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है, माने कौन गलत है। रूबियोला वायरस खसरा से होता है, ये बात सही है। रूबियोला वायरस खसरा से होता है। रूबियोला वायरस खसरा से होता है। अच्छा, वेरियोला वायरस चेचक से होता है। ओहो, एक मिनट। रूबियोला वायरस से खसरा हो जाता है। रूबियोला वायरस से खसरा हो जाता है। वेरियोला वायरस से चेचक हो जाता है। अच्छा, अब वेरिसेला वायरस से छोटी माता होती है। वेरिसेला वायरस से छोटी माता होती है। और मिक्सो वायरस से दोस्तों कहता है कि प्लेग होता है, यही गलत है। प्लेग नहीं, मिक्सो वायरस जीवाणु में होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो रिवियोला वायरस के कारण खसरा होता है, वेरियोला वायरस के कारण चेचक होता है। और वेरिसेला, देखो वेरियोला है वेरिसेला है, तो वेरियोला चेचक है, वेरिसेला छोटी माता, ठीक है, वेरिसेला छोटी माता। लेकिन मिक्सो वायरस दोस्तों जीवाणु में होता है, उसी कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पोलियो या हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस रोग शरीर के कौन सा अंग प्रभावित करता है, तो यकृत। पोलियो या हेपेटाइटिस रोग शरीर के कौन सा अंग को दोस्तों प्रभावित करने का काम करता है, वो हो जाएगा यकृत, ठीक है। आगे देखेंगे। कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर दोस्तों विचार करना है और देखना क्या है कि हेपेटाइटिस ए का संक्रमण भोजन जल से होता है, ठीक है। देखिए हेपेटाइटिस ए का संक्रमण है ना भोजन जल से होगा। हेपेटाइटिस ए का संक्रमण भोजन और जल से होता है, ये बात सही है। इसको हम काट के लिखे हैं कि इसमें मैंने गलत करना था, लेकिन हम गलत को क्यों याद करें, सही करके याद करते हैं। हेपेटाइटिस ए का संक्रमण भोजन और जल के द्वारा फैलता है, लेकिन हेपेटाइटिस बी का संक्रमण रुधिर और लार के द्वारा फैलता है, ये बात समझ में आ गया। हेपेटाइटिस ए का संक्रमण भोजन और जल के द्वारा फैलता है, लेकिन हेपेटाइटिस बी का संक्रमण दोस्तों रुधिर और लार के द्वारा फैलता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन है। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का। सुअरों का मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किस रोग के उन्मूलन में सहायक है, जापानी एंसेफ्लाइटिस। सुअरों का मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किस रोग के उन्मूलन में सहायक है, जापानी इंसेफ्लाइटिस। सुअरों का मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किस रोग के उन्मूलन में सहायक है, जापानी इंसेफ्लाइटिस, ठीक है।
कहता है कि रेबीज के वायरस में संक्रमित कुत्ता किस प्रकार के व्यवहार दर्शाते हैं? अत्यंत क्रोधित एवं उग्र हो जाते हैं। रेबीज के वायरस से संक्रमित कुत्ता, अगर कुत्ता को रेबीज है दोस्तों, तो अत्यंत क्रोधित उग्र रहेगा, और कुत्ता शुष्क एवं मौन रहकर किसी एकांत स्तर पर बैठल रहेगा। ठीक है, दोनों हो सकता है, कुत्ता अत्यंत क्रोधित एवं उग्र हो जाते हैं, और कुत्ता सुस्त एवं मौन होकर किसी एकांत जगह पर जाकर, स्थान पर जाकर बैठे रहते हैं। ठीक है, ये बात सही होगा। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है RMV विषाणु, RSV सॉरी, RSV विषाणु। घात करो और छिप जाओ के नाम से विख्यात है RSV विषाणु। ठीक है, घात करो और छिप जाओ के नाम से विख्यात है RSV विषाणु। आगे चलिए दोस्तों, छोटा छोटा ही लेंगे, 100 क्वेश्चन लेंगे। ठीक है ना, बहुत बड़ा हो जाएगा तो फिर दिक्कत है, छोटा छोटा ही लेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एडिनो वायरस जंतु में होता है, एडिनो वायरस जंतु में होता है, रेट्रोवायरस पौधा में होता है। एडिनो वायरस जंतु में, एडिनो वायरस जंतु में, रेट्रोवायरस पौधा में, रेट्रोवायरस पौधा में। पौधा का कोशिका भित्तु सेलुलोज का बना होता है, पौधा का कोशिका भित्तु सेलुलोज का बना होता है, पौधा का कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। अच्छा, जीवाणु का कोशिका भित्ति पेप्टीग्लाइकॉन, पेप्टिडोग्लाइकॉन से बना होता है। तो जीवाणु का कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकॉन से बना होता है। ठीक है, 89 नंबर देखते हैं। कहता है दोस्तों 89, डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की। जीका वायरस मनुष्य में किस मच्छर के द्वारा संचारित होता है? एडिस। जीका वायरस मनुष्य में किस मच्छर के द्वारा संचारित होता है? एडिस। जीका वायरस मनुष्य में किस मच्छर द्वारा संचारित होता है? एडिस। जीका वायरस मनुष्य में किस भाग को प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को। जीका वायरस तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप। पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है इबोला। इबोला पश्चिमी अफ्रीका में मुख्यतः देखा जाता है, ऐसा बीमारी विषाणु रोग से फैलने वाला बीमारी है इबोला। कहाँ, किधर? पश्चिमी अफ्रीका में। अच्छा, बैक्टीरियोफेज एक विषाणु है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज क्या है? एक विषाणु है। बैक्टीरियोफेज एक विषाणु है। बैक्टीरियोफेज में पाया जाता है प्रोटीन और डीएनए। बैक्टीरियोफेज में पाया जाता है प्रोटीन और डीएनए। बैक्टीरियोफेज में प्रोटीन और डीएनए पाया जाता है। कहता है युवा शक्ति में HIV एड्स होने की आशंका निम्नलिखित लक्षणों में से किस एक से अधिकांश संबंधित होता है? तीव्र दीर्घ अस्थायी शिरोवेदना। कहता है कि युवा व्यक्ति में HIV एड्स होने की आशंका निम्नलिखित लक्षणों में से किस एक से अधिकांश तथा संबंध होती है? तो तीव्र दीर्घस्थायी शिरोवेदना, तीव्र दीर्घस्थायी शिरोवेदना। ठीक है, 96 नंबर है दोस्तों। किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति प्रारंभ की गई? HIV। किस रोग के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति, टेस्ट एंड ट्रीट नीति दोस्तों HIV से संबंधित है। टेस्ट एंड ट्रीट नीति HIV से संबंधित है। टेस्ट और ट्रीट नीति दोस्तों HIV से संबंधित है। एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु के द्वारा होता है, रेट्रो विषाणु। एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV के द्वारा होता है, जो है रेट्रो वायरस। ठीक है, जो कि है रेट्रो विषाणु। कहता है निम्नलिखित में किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया है? जोनास। पोलियो का टीका दोस्तों देखिए, पोलियो का टीका विकसित किया जोनास एडवर्ड साल्क ने। और हम ऊपर आपको बताए थे कि पोलियो का ड्रॉप विकसित किया था, ऊपर हम आपको बताए हैं। लेकिन पोलियो का टीका जो विकसित किया है जोनास एडर साल्क। ठीक है, चलिए 98, अब 99 और 100, मतलब इस PDF को कर ही देते हैं। क्या है वो क्वेश्चन है इस PDF में? 100, 100, 108 को ना, चलिए 108 को कर देते हैं। दोस्तों एलिसा, एलिसा का पूरा नाम होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सर्वेंट। जैसे एलिसा का पूरा नाम है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्वेंट एसे। एलिसा का नाम है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्वेंट एसे। एड्स, चेचक व पोलियो में क्या समानता है? ये विषाणु के द्वारा होते हैं। एड्स, चेचक और पोलियो में क्या समानता है? ये विषाणु के द्वारा होता है। अब 101 नंबर क्वेश्चन,
जीवाणु की खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने। हो गया दोस्तों, लगता है कि विषाणु का इलाका समाप्त हो गया, अब जीवाणु में आ गए हम लोग। जीवाणु को खोज किया था ल्यूवेनहॉक, जीवाणु जीवाणु को खोजा था ल्यूवेनहॉक। सबसे प्राचीन जीवाणु किस वर्ग में सम्मिलित है? तो आर्कीबैक्टीरिया। सबसे प्राचीन जीवाणु के किस वर्ग में सम्मिलित किया गया? सबसे प्राचीन जीवाणु को किस वर्ग में सम्मिलित किया गया है? आर्कीबैक्टीरिया में। अच्छा, वास्तविक जीवाणु दोस्तों यूरोबैक्टीरिया है, इसको ध्यान रखें। वास्तविक जीवाणु यूरोबैक्टीरिया है, लेकिन सबसे प्राचीन जीवाणु को किस वर्ग में सम्मिलित किया गया है? तो आर्कीबैक्टीरिया। ठीक है। कहता है दोस्तों कि सबसे पहले किसने मत व्यक्त किया कि जीवाणु से रोग फैलता है? सबसे पहले किसने कहा कि जीवाणु से रोग फैलता है? तो लुई पास्चर और कोच ने। दोस्तों लुई पास्चर और कोच ने कहा कि जीवाणु से बीमारी फैलता है। 104 नंबर है, जीवाणु होते हैं प्रकाश संश्लेषी भी, रसायन संश्लेषी भी और परपोषी भी। तो जीवाणु होते हैं प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी और परपोषी। तो जीवाणु होते हैं प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी और परपोषी दोनों। निम्नलिखित में कौन सा राइबोसोम जीवाणु में पाए जाते हैं? 70S। निम्नलिखित में कौन सा राइबोसोम जीवाणु में पाए जाते हैं? निम्नलिखित में कौन सा राइबोसोम जीवाणु में पाए जाते हैं? 70S। 70S ही केवल जीवाणु में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है, माने कौन गलत है? देखो, जीवाणु एक कोशिकीय है, ये बात सही है। जीवाणु सर्वव्यापी होता है, ये बात भी सही है। जीवाणु अकेले या तथा समूहों में पाए जाते हैं, ये बात भी सही है। लेकिन जीवाणु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ये गलत है। जीवाणु में कोशिका भित्ति, ठीक है, जीवाणु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ये गलत है। जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है। 107 है, जीवाणु को पौधा माना गया है, तभी तो दोस्तों कोशिका भित्ति पाया जाता है जीवाणु में। जीवाणु को पौधा माना गया है क्योंकि इसमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। जीवाणु को पौधा माना गया है क्योंकि इसमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। और अभी का लास्ट क्वेश्चन है, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों पर कौन सा सही है? अधिकांश जीवाणु विषम पोषी होते हैं किंतु स्वपोषी होते हैं। कहता है कि जीवाणु के बारे में सही कथन, तो अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं लेकिन कुछ स्वपोषी होते हैं। अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं लेकिन कुछ स्वपोषी होते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, इसका पार्ट 2 आएगा। तब तक स्वस्थ रहें, पढ़ाई करें, अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।